हेलो। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बताना है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एल्कलाइन मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन अच्छा मोबाइल होगा, कौन अच्छा मूव करेगा, किसके बारे में, एल्कलाइन मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सारे आयंस लिखे हुए हैं सारे ऑप्शंस में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम है, ये एल्कली अर्थ मेटल नहीं है, एल्कली मेटल्स हैं, यानी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है। लिथियम से सोडियम बड़ा होगा, सोडियम से पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो देखो, जैसे ही हमने इसका आयन बनाया, आयन का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद बन गए ये लोग आयंस। आयंस में नोटिस करना है कि कौन सा फेज़ है। गैसियस फेज में सीजियम सबसे बड़ा होगा। फिर अब इसी वाले आयंस को अगर डाल देंगे हम पानी में, तो पानी में डालने के बाद साइज चेंज हो जाता है। ऐसे कैसे चेंज हो जाता है? देखें, सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एक छोटे पे पॉजिटिव, एक बड़े पे पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा चार्ज का डेंसिटी होगा इस पे। तो जैसे इसको पानी में डाला, इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए और सीजियम पे कम हुए, क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी कम है। तो पानी में सबसे ज़्यादा साइज़ किसका हो जाएगा? पानी में जब साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ से लेके आउटर मोस्ट तक का साइज़ लेना है। तो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी लिथियम पे ज़्यादा है, तो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड ऑन द लिथियम आयन में, तो साइज हो जाएगा लिथियम का सबसे बड़ा। ध्यान रखना है एक्वस में। मोबिलिटी का मतलब है कौन अच्छा मूव करेगा। मोबाइल, मूविंग फेस किसका होगा? जिसका साइज बड़ा होता है, थोड़ा उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है। ये आयन की बात कर रहे हैं। तो सीजियम के ऊपर कम वाटर के मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो इसका साइज रिलेटिवली एक्वस में होगा छोटा। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन होगा? सीजियम। अगर इसमें कंडक्टर की बात आ जाए कि कौन अच्छा कंडक्टर होगा, हवा में तो कोई कंडक्टर होगा नहीं, एक्वा सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा या आयन का कंडक्टर होगा। तो जितना छोटा साइज होगा वो इतनी जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो सीजियम विल बी गुड कंडक्टर इन द एक्वा सॉल्यूशन। अब वापस से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? कौन अच्छा मूव करेगा एक्वस में। ध्यान रखेंगे, फेज ध्यान रखना है कि कौन सा फेज पूछा गया है। एक्वस है, तो एक्वस में लिथियम के पास आ जाएगा बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसका साइज हो जाएगा बड़ा, तो वो कम मूव करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सी एंड डी में से। सी एंड डी में अगर देखा जाए तो ये वाला सी ऑप्शन में सीरीज में बीच में गड़बड़ है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ऐसा ही सेम वाला होगा एल्कली अर्थ मेटल के केस में, बेरिलियम वाली फैमिली में। ध्यान रखना है, फिर उसमें गैसियस फेज में साइज पूछा है या एक्वस फेज में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को बहुत देर तक रख दिया है, तो बताना है कि एक येलो ब्राउन कलर का कुछ फॉर्म हो रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में रेडिश ब्राउन मतलब येलोइश ब्राउन मतलब ब्राउन कलर, मेन ब्राउन कलर की 3 गैस हमें सिलेबस में पढ़ना है। BR2 का होता है रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर का। NO2 ब्राउन, CrO2 Cl2 ये है क्रोमाइल क्लोराइड, टेस्ट में यूज़ होता है। इस तीनों का कलर क्या है? ब्राउन। ये तीनों ब्राउन कलर की गैस है। एक और रेड ब्राउन करके PPT बनता है, Cu2O। ये होगा, आप पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट में, बेनेडिक्ट और बहुत सारे टेस्ट में। ये कैसा है? PPT, ये सॉलिड बनेगा। गैस की बात आए कहीं पे भी ब्राउन जैसा, दिमाग में ये क्वेश्चन, ये वाला तीनों आ जाना चाहिए। अब देखो, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक है, ब्राउन कलर का बन रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन तो होगा नहीं। नाइट्रिक में कौन सा ब्रोमीन आ सकता है? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। इसीलिए जो कलर को याद करने के लिए बोला जाए उसको याद रखना है, मोस्टली क्वेश्चन उन पे सॉल्व हो जाएंगे। उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन। वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। आगे नाइट्रोजन के ये सारे ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स में से 2 ही ऑक्साइड कलरफुल होते हैं। एक है NO2 जो कि ब्राउन गैस है, और दूसरा है N2O3 जिसका है ब्लू कलर, वो सॉलिड है। तो 2 ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड कलरफुल हैं, एक N2O3 ब्लू कलर, NO2
ब्राउन गैस। इन सारे में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ के रखना है, याद रखना है, और इनका कलर। इनमें से कुछ प्रिपेयर होते हैं, जैसे ये है NO2। NO2 में एक होता है पैरामैग्नेटिक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच जाता है। जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे से मिलेगा तो बन जाएगा डाइमर। ठंडे में डाइमर होगा। गर्म करने से कुछ भी चीज़ टूटती है, तो N2O4 टूट के क्या बन जाएगा? सिंगल। एक ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हीट से क्या याद आ रहा है? देखो, हमने क्लास में डिस्कस किया गया है ये NH4NO3 हीट। जब भी किसी को भी हीट करें, ज़्यादा एक्सेप्शनल वाला चीज़ ना देख के जो हमको हो पाए वो वाला देखते हैं, और एग्ज़ाम में वही वाले हीटिंग के आते हैं। तो देखो, इस केस में अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स, उसको रिमूव करना है। पहले ट्राई करेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो सकते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसको हीट करने पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलकर समेशन करेंगे। 4 हाइड्रोजन का मतलब 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो सकते हैं। जैसे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, 2 ऑक्सीजन आ गया। क्या बच गया इस कंपाउंड में? इसमें बचा 2 नाइट्रोजन, 1 O। कौन सी गैस रिलीज होगी इसके अंदर? N2O। सेकेंड क्वेश्चन इसी का ही सेकेंड पार्ट, अमोनियम नाइट्राइट। इसको जब हीट करेंगे, 4 हाइड्रोजन है, तो क्या रिमूव हो सकता है? 4H2O। अब क्या बच गया? 2 ही ऑक्सीजन थे, यहाँ पे यूज़ हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे? N2। तो कौन सी गैस रिलीज होगी? N2 गैस। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करने पे ध्यान से देखें तो 4 और यह 2, 8 हाइड्रोजन है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा इसमें? 4H2O। क्रोमियम वाला हीट करने पे Cr2O3 रिमूव होगा, 2 क्रोमियम, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 4 इधर, 3 इधर, 7, टोटल 7 ही ऑक्सीजन थे। सारे ऑक्सीजन यूज़ हो गए, क्या बचा? N2 गैस। N2 गैस बहुत स्टेबल होती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, MOT से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे और क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, ये वाला पार्ट 1 2 3, किनको हीट करने पे N2 गैस रिलीज हो रही है? जब हीटिंग वाला पार्ट आएगा तो क्या करेंगे आप? वाटर रिमूव करके देखेंगे, जो बच जाएगा वही उसकी गैस रिमूव होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। और कौन कौन सी रेडिश ब्राउन कलर की गैस थी? दोबारा बोलें, Br2, NO2, CrO2, Cl2। ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनका एंगल भी रिप्रेजेंट करके याद रखना होगा आपको। ये NCERT का पिक्चर है, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब मिथाइलिन ब्लू एक्वा सॉल्यूशन में था, पहले मिथाइलिन ब्लू को एक्वा सॉल्यूशन में रखा, उसके बाद में क्या कर दिया? इसको एक्टिवेटेड चारकोल पे एब्जॉर्ब कराया। एड्जॉर्ब, इसका मतलब है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये सरफेस केमिस्ट्री। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो पहले देखें कि क्या हम किसी एक ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कुछ हमारे पे जितना नॉलेज है, अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो भी क्वेश्चन को पहले छोड़ेंगे नहीं, क्या पता हमारे आधे से नॉलेज से एक ऑप्शन हमें मिल जाए, उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ वाला इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब होता है डेल्टा H। कभी भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, चाहे एड्जॉर्प्शन हो या कोई नॉर्मल बॉन्ड हो, फिजिकल वाला एड्जॉर्प्शन हो या फिजियोजॉर्प्शन या कीमोसॉर्प्शन, हमेशा बॉन्ड ही बन रहा है, स्ट्रांग हो या वीक हो, एनर्जी रिलीज होगी। फिर देखें इसमें ये ऑप्शन है, द एड्जॉर्प्शन इज डिक्रीज इन इंथैल्पी, तो इसका मतलब है कि इंथैल्पी डिक्रीज ही हो रही है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और मिथिलिन ब्लू को जब इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला कौन सा पार्ट होता है? फिजियोजॉर्प्शन होता है। फिजियोजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ चाहिए होती है? जहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा हो, नॉर्मल बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड। तो कीमोजॉर्प्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, पर ये कौन सा है? फिजियोजॉर्प्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? चाहे गैस के मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल्स जो अटैच हैं, हीट करने पे
वो रिमूव हो जाएंगे। दैट ऑप्शन इज इरिवर्सिबल। ये वाला पार्ट है फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स। ये वाला पार्ट है हमारा मेटलर्जी चैप्टर का। सल्फाइड ओर बहुत आपस में ही अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सल्फाइड ओर होते हैं? Ag, कॉपर, Pb। बाकी सारे जितने भी ओर्स हैं ये तो यहाँ डिस्कस किया है, पर सारे ओर्स के जो कॉमन नाम है वो हमें याद होना चाहिए। जैसे आयरन का क्या होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आयरन पायराइट एंड सिडेराइट, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है। आयरन पायराइट में सल्फर है, ये सल्फाइड ओर है। सिडेराइट ये कार्बोनेट ओर है। इस केस की बात करें, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में जब कन्फ्यूज़न होता है तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? अल्फ़ाबेट्स में H और M में M बाद में आता है, M बड़ा है तो मतलब उसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे। तो पता चल गया मैग्नेटाइट में क्या हो जाएगा? Fe3O4। अगर इसमें 3 है तो उसमें 2 होगा, इतना तो याद है ही। कॉपर के केस में कॉपर पायराइट, ये इंपॉर्टेंट है, CuFeS2। कॉपर पायराइट में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि किसके अंदर किस ओर्स में 2 मेटल यूज़ हैं? इसके अंदर 2 मेटल है, कॉपर एंड आयरन। सल्फर मेटल नहीं है, सल्फर क्या है? नॉन मेटल। कॉपर ग्लैंस Cu2S, ये भी सल्फाइड ओर है, ये भी सल्फाइड ओर है। मैलेचाइट में एक कार्बोनेट एक हाइड्रोक्साइड है। इस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसमें 2 पार्ट के एनायन है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ओर है। रॉक सॉल्ट सोडियम का है, NaCl। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सोडियम का और कहाँ मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटेशियम कार्नेलाइट में KCl MgCl2 होगा वो, .6H2O। ये क्लोरीन बड़ा, ये क्लोरीन का है। तो कार्नेलाइट में डबल सॉल्ट है, एक KCl अपने आप में सॉल्ट है और एक MgCl2 सॉल्ट है, और वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में है। साल्टपीटर ये वाला आता है हमारा एस ब्लॉक के केस में कि किसके अंदर पोटेशियम मिलेगा। ये वाला टर्म मेटलर्जी में मेंशन नहीं है, पर ये वाला किस में मेंशन है? एस ब्लॉक में। तो ये सब याद रखना है। KNO3, Pb गेलेना, PbS, ये क्या होगा हमारा? सल्फाइड ओर। इसका NCERT मेंशन नहीं है, अगर याद ना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टिंग पायराइट, जहाँ भी पायराइट है, पायराइट को रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CuFe। यहाँ पे टिन है तो Sn का भी आएगा। कैसिटराइट SnO2। जो ग्रीन कलर से कर दिया है हाईलाइट वो इम्पॉर्टेंट है, ये गेलेना भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमें याद रखने हैं, याद करते करते हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मरकरी का सिनाबार HgS, कैलोमल Hg2Cl2। इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, कैलोमल में मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका मरकरी है +1 में। डोलेमाइट MgCl2 रेट CaCl2, इसके अंदर भी 2 अलग अलग कार्बोनेट है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड कैल्शियम के कार्बोनेट। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, ये 2 ऊपर भी आया था, हाँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें यहाँ पे पोटेशियम के लिए था और ये मैग्नीशियम के लिए है, तो इसके अंदर दोनों ही डबल सॉल्ट है, 2 अलग अलग सॉल्ट है, एक पोटेशियम का और एक मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। एक इक्वेशन दे रखा है, P+Q गिव्स R+L, R+S। इस रिएक्शन में क्या बताना है हमें? ओवरऑल ऑर्डर निकालना। कभी भी किसी रिएक्शन को दे दें कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको हमें किसी इक्वेशन की हेल्प से नहीं बता सकते। कभी भी आ जाए इक्वेशन देके, अगर लिखा ना है कि वो एलिमेंट्री है, सिंपल है, तो हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर निकालने के लिए कुछ डेटा गिवन होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम बता पाएंगे कौन सा ऑर्डर है। तो इसीलिए उन्होंने डेटा दे रखा है कि अगर ये रिएक्शन P के रेस्पेक्ट में देखा जाए, 75% ऑफ द रिएक्शन जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है? डबल टाइम ले रहा है, 50%। यानी इस रिएक्शन में अगर देखा जाए 100 है, शुरू में 100 से आधा हुआ और उसका फिर आधा हुआ,
तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ? 50%। 100 था, 100 से 25 होना, इसका मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आधा होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, फिर नेक्स्ट हाफ होने के लिए एग्जैक्ट उतना लग रहा है। तो ऐसी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, जिसका हाफ लाइफ फिक्स हो? ये कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर यानी पी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। फिर क्यू के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, क्यू का यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वर्सेस टाइम का। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, कंसंट्रेशन हमें पता है डिक्रीज हो रहा है, पर ये बिल्कुल लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, कुछ हाइपरबोला कुछ पैराबोला टाइप में नहीं है। तो इसका मतलब जो लीनियरली डिक्रीज हो वो है हमारा जीरो ऑर्डर। क्यू के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, पी के रेस्पेक्ट में वन ऑर्डर। तो ओवरऑल कैसा हो गया हमारा आंसर? 0 + 1, आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट ऑर्डर। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका इक्वेशन क्या होता है? AT = A0 - KT, ये हमको याद रखना है। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ T½ = A0/2K, ये किसका है? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टू द पावर 1। जीरो ऑर्डर का मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा? 0, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड रेट नहीं कर रहा। ध्यान रखें, जीरो ऑर्डर रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता। तो कुछ कुछ चीज़ें जो याद रहेंगी हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन के टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा इक्वेशन? KT = ln A0/AT, यानी फाइनल कंसंट्रेशन नीचे है, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसमें कन्फ्यूज़न हो कि A0 ऊपर आएगा AT ऊपर आएगा, तो देखें जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है कंसंट्रेशन क्या होगा? कम, यानी A0 और AT में से कौन कम होगा? AT। इनिशियल हमने ज़्यादा लिया होता है। लेफ्ट साइड में K × T, टाइम भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड में अगर हमारा टर्म पॉजिटिव है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ln को अगर पॉजिटिव करना है तो ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए? ज़्यादा वाला, यानी इनिशियल। दोबारा बोलें, KT = ln, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसी टाइम पे कंसंट्रेशन। क्लियर? अगर नॉर्मली हमें ऑर्डर नहीं दे रखा है, फिर बोला जाए कि बताओ कि कौन सा ऑर्डर है, हाफ लाइफ के क्या रिलेशन है, तो T½ इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन n-1। n की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए ऊपर है A0, जैसे ही n की वैल्यू 1 रखा तो 1 - 1 0, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो T½ इज ln 2/K। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो आपको ये वाला टर्म याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? कुछ तो बॉल्स बॉल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये है हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। यहाँ पे एक्स आयन को अरेंज किया है, ये वाले एक्स हैं, जो अंदर बीच में है वो क्या है? A+, यानी कैटायन है, एनायन और कैटायन। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉट टू द स्केल, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस मेज़र नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि जो बीच में जो A है वो किससे कवर है? ऊपर 1 2 3 दिख रहा है, नीचे 1 2 3, टोटल 6 एक्स को रख रहे हैं, तब बीच में जो जगह बच रहा है उसके अंदर A है। 6 को रखने पे जो होगा वॉइड, जो बच जाएगा उसको कहते हैं वॉइड, वो हमारा वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम से लग रहा है 8, बट नहीं, क्या होता है 6 को जब रखते हैं, अरेंज करते हैं, उसमें सरफेस बन जाता है 8, इसकी वजह से उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो क्या याद रखेंगे? ये कौन सा वॉइड है? 6 से मिलके बना है, ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्रा मतलब 4 एटम को रखने पे, अरेंज करने पे जो वॉइड होगा वो कौन सा वॉइड होगा? टेट्राहेड्रल। तो ठीक है, हमें पता चल गया ये ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में एनायन का रेडियस दे रखा है, अब कैटायन बताना है। तो एनायन को जब रखेंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा उसका क्या रेशो होगा, रिलेशन होगा। तो देखो ये रिलेशन हमें थोड़ा बहुत पहले पढ़ते वक्त तो इसको डिटरमाइन करते हैं, डायग्राम बना के प्रूफ करते हैं, बाद में हमें इसको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में हम प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, बहुत टाइम का कंस्ट्रेन होता है। तो क्या सॉल्यूशन है?
A+ आयन कहाँ था? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो लिमिटिंग ऑक्टाहेड्रल में आने के लिए जो वॉइड है वो छोटा होगा रेडियस और स्पेयर बड़ा होगा। तो R कैटायन माइनस R एनायन मतलब रेडियस, दोनों का रेशो क्या होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल के लिए? 0.414। ये हमको लर्न करना है। एनायन दे रखा है, कैटायन का रेडियस पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ये पिकोमीटर में था तो कैटायन भी क्या आएगा? पिकोमीटर में। उसके पे थोड़ा बहुत थ्योरी है वो देखते हैं। 2 एटम को अरेंज किया, उसके बीच में जो वॉइड होगा वो कैसा दिखेगा हमें? लीनियर। लीनियर के लिए जो बीच में है वो कितने से कनेक्टेड है? 1 2, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने नेबर्स हैं। 3 एटम को अरेंज किया, ट्रायंगुलर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो बीच में आएगा उसके 3 पड़ोसी होंगे। टेट्राहेड्रल 4 से मिलके बना होगा, ऑक्टाहेड्रल 8 से नहीं 6 से। क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब सारे कॉर्नर्स पे अगर रख देंगे तो क्या होगा? एक क्यूब बन जाएगा। 8 हो कॉर्नर पे रखा तो बीच में जो स्पेस होगा उसे कहेंगे क्यूबिक वॉइड। तो ये वाला पार्ट हमें लर्न करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज उनका लिमिटिंग रेशो, रेडियस का रेशो क्या होगा। अभी देखो हमें करना था ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना लेना था हमें लिमिटिंग? इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, 0.414 था हमारा लिमिटिंग। इन दोनों के अगर बीच में है तो कौन से में वॉइड में रहेगा? वो ऑक्टाहेड्रल में। बिल्कुल अगर वो पूरा का पूरा अटैच है, थोड़ा स्पेस नहीं है, तो हम ये वाला लेंगे। ये रहा इसका लिमिटिंग। अरेंज किया है, बीच में वॉइड है, इस केस में क्या है? कैटायन बहुत स्मॉल है, तो ये पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो अनस्टेबल पैकिंग है। बिल्कुल एग्जैक्ट रखा, स्टेबल। और कितना आ सकता है उसका रेंज? इतना, थोड़ा वो भी स्टेबल में होगा पर सबसे स्टेबिलिटी लिमिट ये है। तो हमें लिमिट वाले से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे इक्वल इक्वल साइन है उससे वो डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या किया है? NaOH और CO को रिएक्ट करा है, बताओ X क्या होगा। NaOH इज ए बेस, बेस रिएक्ट करना चाहिए एसिड के साथ। तो जो CO है पहले चेक करें क्या ये एसिड है? यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, क्या इनका नेचर एसिडिक है? किसी का भी नेचर हम कैसे जानेंगे? जस्ट एग्जाम्पल, नॉर्मल हम पानी का केस लेते हैं, पानी न्यूट्रल होता है, इसमें जैसे नमक डालेंगे पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन। अगले केस में पानी में अगर डाला चीनी तो पानी क्या हो जाएगा? मीठा। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे? पानी में चेक कर लेंगे CO को डाल के, अगर पानी एसिडिक हो रहा है दैट मीन कि CO का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर पानी में बेस डाला, पानी अगर हो गया बेसिक, तो जो डालने वाला था उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व? मैं 2 एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर ये आप लोग सॉल्व करेंगे। NaOH अगर SO2 है तो SO2 को डालो पानी में, ऐड करो, यहाँ पे 2 H है, 1 सल्फर, 2 यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 3 ऑक्सीजन हो गया। क्या बन गया? ये H2SO3। जब NaOH का रिएक्शन SO2 से कराना है तो हम क्या कराएंगे? पानी डाल के देख लेंगे, ये इनडायरेक्टली क्या है? H2SO3। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, 2 H है और 1 सोडियम है, नहीं सॉरी 2 H रिप्लेस हो सकते हैं, 2 सोडियम लिख के क्या कर सकते हैं? इनको कैटायन एक्सचेंज Na2SO3। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने CO2, CO2 में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? H2CO3। ये बन गया हमारा एसिड। जैसे सोडियम आया, 2 H है तो यहाँ पे 2 सोडियम आके रिप्लेस कर सकता है, Na2CO3। यहाँ पे ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिड नहीं दिया है, हम पानी डाल के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल, क्लोरीन 2O5, क्लोरीन वाला पार्ट है, पानी डाला, कितने H हो गए? H2Cl2O6, O5 था, एक यहाँ था 6, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। जैसे 2 कॉमन लिया क्या बन गया? HClO3। हमें पता है ये क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड बेस से रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH की जगह, NaOH लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, जो भी एसिड बेस और रिएक्शन। तो ये है, अब आपका टर्न, करें सॉल्व। डालते हैं इसमें पानी, क्या बन रहा है? ये H2CO2। तो ये ऐसा एसिड कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, थोड़ा और ब्रेन चलाएंगे, क्या दिख रहा है? ये रहा H2CO2। कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन का एसिड। जैसे ही इसके अंदर बेस डालेंगे NaOH, क्या करेगा? Na
व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस एसिड। क्या आंसर हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आंसर क्या होगा इसका, HCO, O पे माइनस Na प्लस, और यहाँ पे दूसरा H2O रिलीज़ होता है। हमने तो H2O डाल के रिएक्शन किया था तो रिलीज़ वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने माना ही है, तो उस पर हमें फोकस नहीं होना है, हमारा फोकस है ये वाला। तो क्या हो जाएगा आंसर, HCO2Na, ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। तो जब भी ऐसा हो, एक एसिड दिया हो, दूसरा बेस का ऑक्साइड, तो बेस में पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, हमें दिख जाएगा कि वो बेस है, रिएक्ट करा देंगे। अगर बेस दिया है एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म में है, डायरेक्ट ऑक्साइड, तो क्या करेंगे, वाटर डाल के रिएक्शन करेंगे। इतना करके रखें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।